हड्डियों में दर्द कम हो, हड्डियों में कमज़ोरी कम हो, बंदे की एक्सरसाइज होगी, वॉक अच्छी करेगा और बाकी बीमारियां भी बेटर रहती हैं। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घरों में, सर्दियों में उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? और ख़ासकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ बॉडी केयर, थर्मोकॉट्स वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, कितना बेहतर है सर्दियों में उन कपड़ों का इस्तेमाल करना? एक्सेस में जाते हैं कि वो एक बच्चे के अगर आप खुद भी उठाओ तो आपको अच्छा खासा भारी लगेगा। जी। तो इमेजिन करो एक बच्चा जिसकी बॉडी इतना टॉलरेट नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर इतना बोझ मेंटली तो दे ही रहे हो जी। वो साथ में फिजिकली भी दे रहे हो, और वो एग्जॉस्ट कर देता है। बहुत कम कर देनी, एक्सरसाइज बहुत एग्रेसिवली करना, रिकमेंडेड क्या है फीमेल्स में भी कि कितना एक्सरसाइज करना है, कितनी रनिंग करनी है और कितनी कैलोरीज का जो है वो इनटेक होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि किस किस्म की डाइट उनके लिए भी ज़रूरी है? तो बेसिकली रीज़न कि मॉडरेट में करना है। डॉक्टर साहब, आजकल तो ये कैलोरी कैलकुलेटर जो है वो सबके हाथ में रहता है और डाइट का इंटेक भी बहुत ज़्यादा कम लोग कर देते हैं और फिर जिम भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, तो कितनी कैलोरीज का लेना सही है और ख़ासकर हड्डियों के लिए कौन सी डाइट लेनी? द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट, मैं हूँ फ़हीम। जैसा कि आप जानते हैं कि अब सर्दियों की आमद जो है वो हो चुकी है और ऐसे में सर्दियों में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ हैं शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर अब्दुल गनी। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। फ़हीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी के लिए। डॉक्टर साहब, सर्दियाँ आ चुकी हैं और ऐसे में एक बहुत ही ज़रूरी काम ये हो जाता है कि ठंड में ख़ासकर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको किस तरह से अपनी हड्डियों का जो है वो ख्याल रखना होता है। ये बात सिर्फ हड्डियों की नहीं है, बल्कि इसमें मसल्स भी आते हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं। तो थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से हमें सर्दियों की जो आमद हुई है उसमें किस तरह से हमें रहना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड्डियों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने कहा, खाली हड्डियों के काम नहीं है, ये मांसपेशियाँ भी हैं, नसें भी हैं, और अगर हड्डियाँ मजबूत रहेंगी तो काफ़ी इंसान की सेहत जो है बेटर रहती है। जी। हड्डियों में दर्द कम हो, हड्डियों में कमज़ोरी कम हो, बंदे की एक्सरसाइज होगी, वॉक अच्छी करेगा और बाकी बीमारियां भी बेटर रहती हैं। तो जैसे सर्दियां आ रही हैं तो ज़ाहिर है, आपने ठीक कहा कि इसमें जो दर्द है मसल में, मांसपेशियों में और हड्डियों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है जी। खासकर जिन लोगों को पहले कोई थोड़ा बहुत आर्थराइटिस, गंठिया की बीमारी है या कुछ इस तरह, तो उनका फ्लेयर अप जिसको कहते हैं हम, बीमारी की जो सिवियरिटी है, जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है जी। उसका रीज़न ये होता है कि बिकॉज एक्टिविटी जनरली सर्दियों में थोड़ी सी कम हो जाती है और हीट में या गर्मियों में मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और साथ में सर्कुलेशन ब्लड का जो है वो ज़्यादा होता है जी। मसल एक्शन में होते हैं और पेन कम होती है, उसके चलते इंसान की आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और उसके चलते हड्डियों का दर्द कम होता है। जी डॉक्टर साहब, ख़ासकर हम देखें कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं लोग जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जैसे पीठ का दर्द बड़ा कॉमन हो गया है। उसमें एज फैक्टर तो रहा ही नहीं, आजकल तो छोटे बच्चे भी कंप्लेन करते हैं कि हमें कमर में दर्द हो रही है। इसके अलावा वो लोग जैसे जो जिम वगैरह करते हैं, ये सुबह बहुत जल्दी सैर करते हैं, ये शाम को एक्सट्रीम ठंड में सैर करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रहता है? अब इसमें दो तीन चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं हमने समझनी है कि सही क्या है। मॉडरेट में हर एक चीज़ सही है, बहुत कम भी और बहुत ज़्यादा भी चीज़ें सही नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा, आपने राइटली कहा, बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मिनिमम 5 से 10 किलोमीटर चलता हूँ रोज़ और फिर शाम को जाके जिम भी करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ। वो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाता है कहीं कहीं, और ख़ासकर चलने के अनफॉर्चुनेट हमारे पास जो चलने के वॉकवेज़ हैं वो प्रॉपर नहीं है। आइडली स्पीकिंग कंक्रीट पे, रोड पे चलना जो है वो हड्डियों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, खासकर घुटनों के लिए। और स्पेशली जिसका फुटवेयर, जूता अच्छा ना हो और साथ में वो रोड पे चलें काफ़ी देर के लिए, तो घुटने जो है जल्दी घिस जाते हैं, ग्रीस कम हो जाती है और उल्टा वो अनफिट होते जाते हैं। ऑन एन एवरेज रिकमेंडेड ये है कि हफ्ते में 5 दिन भी सही, ज़रूरी नहीं कि 7 दिन ही सही, 20 मिनट, 20-25 मैक्सिमम 30 मिनट भी अगर प्रॉपर वॉक हो जाए, ब्रिस्क वॉक, रनिंग नहीं, जॉगिंग या स्किपिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बहुत ज़्यादा करना जो है ना, कभी कभी ज़्यादा हार्म करता है लॉन्ग टर्म में।
बिकॉज होता क्या है कि जब बॉडी आपकी, जब हम यंग होते हैं तो बॉडी टॉलरेट कर लेती है जी। लेकिन उसका माइक्रो वियर एंड टियर, माइनर इंजरी जो उस वक्त नोटिस नहीं होती, उसका आफ्टर इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में बड़ा होता जी। है और फिर वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म में। सो दैट इज द बेसिकली रीजन कि मॉडरेट में करना है। डॉक्टर साहब आजकल तो ये कैलोरी कैलकुलेटर जो है वो सबके हाथ में रहता है और डाइट का इंटेक भी बहुत ज़्यादा कम लोग कर देते हैं और फिर जिम भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं। तो कितनी कैलोरीज का लेना सही है और खासकर हड्डियों के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए? बेसिकली नेट शेल आपको फाइन जी बताऊँ, हमने एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीना है और बड़ा अनरियलिस्टिक और टोटल थ्योरेटिकल वर्ल्ड में नहीं जीना है जी। हर रोज़ कैलोरीज कैलकुलेट करना और हर चीज़ को कैलकुलेट करना थोड़ा सा लाइफ को ज़्यादा बोरिंग बनाता है जी। एंड हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है एंड दैट्स आई एम वेरी प्रैक्टिकली कि मॉडरेट में आप सारा कुछ खाएं, ऑब्वियसली एक्सेस में कुछ ना खाएं। साइमल्टेनियसली ये करना कि बिल्कुल मैं डाइट नहीं करता, फास्टिंग करता हूँ, कुछ नहीं खाऊंगा, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ओके। उसका रीज़न है बड़ा प्रैक्टिकल, एक कॉमन सेंस है कि ऐसा तो होगा नहीं कि 100% फूल प्रूफ है ये चीज़, या तो 100% फूल प्रूफ है तो ऑब्वियसली करो, 100% फूल प्रूफ नहीं, उसके बावजूद बीमारियाँ होंगी। उसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल एडवोकेट कर रहा हूँ आप रेकलेस तरीके से खाओ, आप सारी चीज़ें खाओ, मॉडरेट में खाओ, बैलेंस तरीके से खाओ, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हों, जिससे वजह से कैल्शियम मिल सके। आपके जो कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स हैं या हार्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या एक्सेस ऑफ कॉफ़ी वो अवॉइड करें, एक्सेस ऑफ अल्कोहल ऑब्वियसली अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, बिकॉज स्मोकिंग एंड अल्कोहल हड्डियों के लिए बड़ा ही अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही रादर बड़ी हार्मफुल चीज़ है। जी डॉक्टर साहब, आपने जूते का भी जिक्र किया कि जूता जो है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो आपके शरीर के लिए जो है वो अच्छा हो। तो किस किस्म का जूता पहनना चाहिए, क्या प्रेफरेबली सोल वगैरह कैसा होना चाहिए? बेसिकली जिसमें कुशनिंग इफेक्ट आए, वो सोल में इन्वेरेबली आजकल फॉर्चुनेटली जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं इन्वेरेबली उनके अंदर कोई इन सोल सपोर्ट भी लगा हुआ है, थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट आता है, रॉकिंग इफेक्ट आता है, जिससे कि पूरा जो वेट ट्रांसमिट जो है वो जो शॉक एब्जॉर्बर है वो जूता शॉक एब्जॉर्ब कर देता है रादर देन घुटने। अदरवाइज अगर फुटवेयर अच्छा नहीं है तो शॉक जो ज़्यादा ट्रांसमिट होता है वो घुटनों में होता है और घुटने आस्ता आस्ता वो घिस जाते हैं। फिर हमारा ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा फिट होना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कभी बूढ़े ही ना हो, इमीडिएटली आफ्टर 50 या 60s में काफ़ी लोग बैठ जाते हैं और फिर वो आगे प्रोलॉन्ग नहीं कैरी कर सकते। आइडिया ये होना चाहिए कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करो मॉडरेट में और सब खैरियत रहे तो आप उसको आराम से लाइफ लॉन्ग चला पाओ। जी डॉक्टर साहब, एक जनरल कंप्लेंट आजकल हमने देखा है कि छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग किड्स हैं वो बड़ी कंप्लेंट करते हैं क्योंकि उनके बैग्स जो हैं वो बहुत हैवी बैग्स हम देखते हैं बच्चों के बैग, और उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि पीठ में कमर में जो है वो दर्द हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए और ख़ासकर स्कूल मैनेजमेंट से जो है वो आपकी एडवाइजरी क्या कहती है? ये आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख़ास कर आज की हालात में बड़ा ज़रूरी सवाल पेश आता है और हम बड़े कॉमन देखते हैं पेशेंट यंग बच्चे जो बैक एक करके सर्वाइकल स्पाइन को जो नेक में दर्द करके वो हमारे पास आते हैं। उसके रीज़न दो हैं। एक अनफॉर्चुनेटली एक्टिविटीज़ बड़ी सेडेंट्री हो गई है, आउटडोर गेम्स ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गई हैं अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कुछ तरह गेम्स भी उसी पे आ जाती हैं। प्लस ऑनलाइन क्लासेस पीछे कोविड ने भी काफ़ी मार दिए बच्चों को। एक्सरसाइज बड़ी कम है, सॉफ्ट ड्रिंक जंक फूड बहुत ज़्यादा है, वेट एक्सेसिव है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो मार रहती है वो बैग दे देता है। स्कूल बैग इतना एक्सेस में जाते हैं कि वो एक बच्चे के अगर आप खुद भी उठाओ तो आपको अच्छा खासा भारी लगेगा। तो इमेजिन करो एक बच्चा जिसकी बॉडी इतना टॉलरेट नहीं कर सकती तो उसके ऊपर इतना बोझ मेंटली तो दे ही रहे हो वो साथ में फिजिकली भी दे रहे हो और वो एग्जॉस्ट कर देता है। सो उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, एक्सरसाइज नहीं है उसकी, पोस्चर इन्वेरेबली अनफॉर्चुनेटली वो भी ठीक नहीं है बिकॉज इन्वेरेबली वो लॉकडाउन है या तो कंप्यूटर पे हैं या डेस्क पे हैं। सो ये चीज़ें आई थिंक इसमें बड़ा पर्टिनेंट है कि इस चीज़ को एड्रेस करना। खासकर आपने स्कूल मैनेजमेंट को कहा बैग लिमिटेड करें, जो बुक्स या नोटबुक्स मस्ट हैं वही कैरी करवाएं, सारी नोटबुक्स ना कैरी करवाएं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा बड़ा ही एक ट्रेंड मैं कहूँगा जो नॉर्मल ट्रेंड है वो ये है कि लोग कैल्शियम जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम जो लेना एडवाइजेबल क्या है, किस एज से लेना चाहिए और किस क्वांटिटी का लेना चाहिए? बेसिकली ये भी आपने ठीक कहा कि सेल्फ मेडिकेशन में कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी खुद ले रहे हैं, रोज़ ले रहे हैं, मल्टीविटामिन खुद ले रहे हैं।
देखा जाए तो सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट है, इवन इफ दे आर सो कॉल्ड सप्लीमेंट, बट दे डू नॉट कम विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। विटामिन डी की बात करूं तो ग्रासली विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है। उसका रीज़न परहैप्स एक ये भी है बिकॉज हमारी एक्टिविटीज़ काफ़ी इंडोर रह गई हैं और सनलाइट एक्सपोजर कम है, उसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है जी। बट दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा इसका काउंटर साइड में, अगर हम विटामिन डी ज़्यादा लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के, तो विटामिन डी एक्सेस के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, ज़्यादा हार्मफुल है कंपेयर टू विटामिन डी कम होने के। जी। ये विटामिन डी कम भी हो तो आराम से चल सकता है, लेकिन अगर विटामिन डी ज़्यादा हो तो अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सिमिलरली आपने कहा कैल्शियम का, जी जनरली कैल्शियम सप्लीमेंट की रोल नहीं है अगर आपका बैलेंस डाइट है। अगर आपकी डाइट है जिसमें मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट हैं, आपका अदरवाइज वॉक वगैरह ठीक है, कंफर्टेबल एक्टिविटीज़, तो आपको जनरली सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, खासकर मेल्स को। हाउएवर फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस एक नाम की चीज़ होती है, खासकर पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में, जब हार्मोनल प्रोडक्शन एस्ट्रोजन की कम होती है, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट होती है हड्डी की स्ट्रेंथ के लिए, तो तब कैल्शियम की डेफिशिएंसी फीमेल में शुरू हो जाती है। फीमेल स्पेशली जिनका डाइट इनटेक अच्छा नहीं है उनको सप्लीमेंट लेने चाहिए, बट अगेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, मैक्सिमम डोज पर डे 1000 to 1500 मिलीग्राम, इससे ऊपर ना जाए जी। और वो भी एक डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कि कौन सा कैल्शियम पर्टिकुलर सूट करता है और कौन सा देना चाहिए उसके जरिए। जी डॉक्टर साहब, आपने फीमेल्स का जिक्र किया तो यहाँ पे एक सवाल बहुत ज़रूरी है पूछना कि आजकल फीमेल्स भी जो है वो ज़ीरो फिगर के चक्कर में डाइट जो है वो बहुत कम कर देनी, एक्सरसाइज बहुत एग्रेसिवली करना, रिकमेंडेड क्या है फीमेल्स में भी कि कितना एक्सरसाइज करना है, कितनी रनिंग करनी है और कितनी कैलोरीज का जो है वो इनटेक होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि किस किस्म की डाइट उनके लिए भी ज़रूरी है? अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज अगेन अनफॉर्चुनेटली वी आर ड्रिवन बाय फैशन जी एंड कल्चर एंड रेस एंड काइंड ऑफ थिंग बेसिकली। सो मॉडरेशन में सारा अच्छी बात है, मॉडरेशन में एक्सरसाइज करें, बैलेंस मैंने पहले भी कहा 20 से 30 मिनट रोज़ की, हफ्ते में 5 बार हो जाए और मेंटेन हो जाए लॉन्ग टर्म में। ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करें एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को इतना वेयर टेयर कर दें कि आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन ना करें। साइमल्टेनियसली खाना स्किप करना सबसे नुकसानदेह है जी। रादर उल्टा है कि अगर आपने वेट कम करना है तो आपने फ्रीक्वेंट मील करनी है, लेकिन पोर्शन कम करना है। रात की मील जो है वो ड्रॉप करनी है आपने जल्दी, 7 बजे के बाद कोशिश करें कि आप ज़्यादा सैलड मील ना खाएं। 7 बजे तक आपका वाइंड अप हो जाना चाहिए, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ऐसे सैलड वगैरह इस्तेमाल करें, बट मील स्किप करना जो है वो रादर उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव है, उससे वज़न कम नहीं होगा। और बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग जो है वो हड्डियों के लिए भी है, बाकी शरीर के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। जी डॉक्टर साहब, ट्रेडमिल की भी एक अलग अलग लॉजिक्स आते हैं, अलग अलग थ्योरीज आती हैं। मेडिकली अगर देखें तो ट्रेडमिल का इस्तेमाल करना सही है या नहीं है, अगर करना है तो कितनी देर रिकमेंडेड है? और उसमें एक और इशू है, वो ये है कि आजकल उनका जो इंक्लाइंड लेवल है वो बहुत ऊंचा ले जाते हैं लोग, और उस फ्रिक्वेंसी पे करना कितना खतरनाक है? आइडली स्पीकिंग देखा जाए तो ट्रेडमिल से मच बेटर है आपका वॉक जी। और एक ब्रिस्क वॉक, अगर पार्क हूँ, अगर लकी हैं आपको एक्सेस है पार्क में 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो फ्रेश एयर मिलती है आपको, और बाहर का एक्सपोजर जो है वो मच बेटर है एनवायरनमेंट का कंपेयर टू इंडोर का। जी। नंबर 2 ये है कि वेयर एंड टेयर बॉडी की कम होती है, आपका कुशनिंग इफेक्ट, शॉकिंग इफेक्ट जो है वो कुशनिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ आइडियल। अगर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टाइम लैग या फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस आप नहीं जा सकते तो ट्रेडमिल पे जा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको कोई आर्थराइटिक कंडीशन, कोई घुटने में या कहीं और आर्थराइटिस नहीं है तो आप ट्रेडमिल पे जाएं। लेकिन अगेन मैक्सिमम मैं वही 20 से 30 मिनट रिकमेंड करूँगा, और आपने स्पीड हमने लिमिट रखनी है, स्पीड थोड़ा वेरी करके करें। ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीड पे और बड़ी ज़्यादा स्पीड पे आप जाएं। स्पीड कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8, 5 और 7 के बीच में वेरिएशन करें, नॉट नेसेसरली कि उसके बियॉन्ड। और इंक्लिनेशन आपने बड़ा अच्छा कहा, इंक्लाइन ज़्यादा ना करें, इंक्लाइन से जितना ज़्यादा उसका नुकसान होगा। जी, खासकर घुटनों को। डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घरों में, सर्दियों में उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? और ख़ासकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ बॉडी केयर, थर्मोकॉट्स वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, कितना बेहतर है सर्दियों में उन कपड़ों का इस्तेमाल करना? वेल डेफिनेटली अपने आप को वार्म रखें, जितना बॉडी के लिए कंफर्टेबली वार्म हो, बहुत ज़्यादा भी वार्म करने की ज़रूरत नहीं, बट बॉडी के लिए कंफर्टेबल। बट एक बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा और उसी कंटेस्ट में मैं बताना चाहूँगा,
बुजुर्गों में इनवेरेबली डायबिटीज़ भी होती है जी। काफ़ी कॉमन है। डायबिटीज़ की वजह से अनफॉर्चुनेटली कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं। आपको सुनपन आ जाता है खासकर पाँव में। जी। उस बुज़ुर्गों को जिनको शुगर है बड़ा केयरफुली प्लीज़ ये बात नोट करें कि हीटर खासकर कंबल के अंदर हीटर लगाना बिल्कुल मना है। जी। बिकॉज़ होता क्या है कि उनकी सेंसेशन नहीं होती। अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो उनको पता नहीं चलता और पता तब नोटिस होता है कि उनके पाँव में जल जाते हैं जी। पाँव और वो डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी डेडली कंडीशन हो जाती है जिससे कभी कभी पाँव या अंगूठा या उंगली काटनी भी पड़ती है। जी। तो एक चीज़ उसका बड़ा ध्यान रखें, अपने आप को वार्म ज़रूर रखें, बहुत एक्सेसिव वार्म में नहीं करें। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक परसेंटेज ऑफ जो लोगों की है वो ये भी है जो 6 से 8 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या है? उनके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रेज किया आपने। एक तो पोस्चर एडजस्टमेंट। जी। पोस्चर एडजस्टमेंट जो मैं कह रहा हूँ तो लंबर सपोर्ट, पीछे बैक में कुशन या कुछ इस तरह ताकि आपके एक लंबर कुशनिंग रहे, नॉर्मल बॉडी का कर्वेचर जो मेंटेन रहे। दूसरा स्टूपिंग पोस्चर या कुछ इस तरह शोल्डर ड्रॉपिंग पोस्चर जिसको कहते हैं, या गर्दन नीचे करके आपने वर्किंग हाइट अपनी एडजस्ट करनी है। चेयर ड्रॉप कर लें, वर्क स्टेशन जो टेबल है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसको आई लेवल पे रखें। बेंड होके काम ना करें बिकॉज उसकी वजह से काफ़ी प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बैंकर्स, जजेस या ऑफिस जितने भी काम करने वाले हैं उनको सर्वाइकल स्पाइन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिसको कॉमन टर्म में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो अगर आप पोस्चर का और बॉडी का और एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल एक सही बात कही और ख़ासकर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी बात करना चाहूँगा। सर्वाइकल की कंप्लेंट स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में बेस्ट पोस्चर, स्टडी पोस्चर क्या रहेगा और कितनी देर पढ़ के थोड़ी सी ब्रेक लेनी ज़रूरी है? वेरी रेलिवेंट अगेन पोस्चर का, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि बुक्स पे अगर आप बड़ा ज़्यादा बेंड होके पढ़ रहे हो, चेयर की हाइट आपकी चेयर ऊंची है और आपका टेबल नीचे है, तो देन इट इज़ नॉट गुड न्यूज़ एट ऑल फॉर पर्टिकुलर नेक के लिए। आपने कोशिश करनी है कि अगर वहाँ पे टेबल टॉप या कोई अगर मोटी बुक है उसको रख लो ऊपर, ताकि आपका थोड़ा सा पोस्चर जो है आपका पढ़ने का आई लेवल पे चीज़ें आए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो आपने रेज़ किया और मैं ऑलमोस्ट बोलने वाला था कि आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, चाहे वो ऑफिस वाले काम वाले हैं, चाहे वो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं। जी, ऑफिस में ही स्ट्रेच कर लें। ब्रेक का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल आपने बाहर जाना है, जस्ट स्ट्रेच कर लें, गिव देम योर सेल्फ ए ब्रेक। बिकॉज काम के ऐसा है कि काम ख़त्म कभी नहीं होगा। जी, आपने काम करना है ताकि अपनी बॉडी को भी बचा के और जिससे आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। एट द एंड ऑफ द डे वेदर इट इज स्टूडेंट और एम्प्लॉय और एनी प्रोफेशन, जी, टारगेट ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी एंड ऑफ द डे अच्छी हो। प्रोडक्टिविटी तब होगी जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जब आपकी बॉडी साथ देगी। द मोमेंट आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल ड्रॉप होगा। वर्किंग आवर्स आप प्रोलॉन्ग रखोगे, 10 to 5 आप काम कर लोगे, टिक बॉक्स हो जाएगा जी, बट आपका एंड रिजल्ट उतना नहीं आएगा प्रोवाइडेड अदर वे अराउंड। जी डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट इशू वो ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मालिश करवाते हैं, हड्डियों की मालिश, मसल्स की मालिश, जिसको हम मसाज कहते हैं। तो ऐसे में क्या मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है बहुत ज़्यादा मसाज करना, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करनी, क्या उससे कोई फ़ायदा होता है? मैं तो इसको ना करूँगा। रीज़न उसका ये है कि ये कोई साइंटिफिक प्रूफ चीज़ नहीं है जी। और कभी कभी मसाज, खासकर देसी मालिश या कुछ मैनिपुलेशन के पट्ठा ख़राब हो गया या कुछ इस तरह के लूज टर्म्स होती हैं, वो जाएंगे देसी के पास मालिश करेंगे। या जिस सिंपल किसी को दर्द हो तो वो हालांकि चोट नहीं लगी होती, वो कहते हैं कि हाँ जी हमने देसी के पास चढ़ाने के लिए गए जी, या ये दर्द ख़त्म करने के लिए। उससे हार्म ज़्यादा हो सकता है, नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम है। उसका एक रीज़न ये भी बताना चाहूँगा, कभी कभी कोई बीमारियाँ ऐसी होती हैं, कोई इन्फेक्शन होता है, खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर होता है, किसी को कैंसर होता है, सिंपल दर्द से रिप्रेजेंट करता है वो, कभी तक किसी को पता नहीं। एक देसी मालिश वाला आता है, वो ज़ोर से दबाता है स्पाइन को और पेशेंट को हमेशा के लिए स्पाइनल कार्ड जो है वो ख़त्म कर देता है। एंड दिस हैज़ हैपन, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, काफ़ी केसेस रिपोर्टेड हैं। सडनली आया, थोड़ा सा दर्द था, ज़ोर से मालिश की या मुक्का मारा या कुछ इस तरह, तो एकदम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ या फॉर दैट मैटर मिजरेबल कर गए जी। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल लास्ट में जी, सर्दियों के मौसम में कौन सा वक्त सही रहता है
वॉक करने के लिए या ब्रिस्क वॉक करने के लिए, जो आपने कहा, हमने देखा है कि एक रिवायत सी बन गई है। कोई बहुत सुबह तड़के अंधेरे में ही चला जाता है और कोई शाम को बहुत देर से अंधेरे में खाना खाने के बाद जो है वो वॉक करने जाता है। मॉडरेट टेम्परेचर क्या होना चाहिए और कौन सा वक्त सही है वॉकिंग के लिए? वेल आइडली स्पीकिंग खाना खाने से पहले जो वॉक बेटर रहती है कंपेयर टू खाना खाने के बाद। दूसरी बात, टेम्परेचर का भी ध्यान रखना हमने। बहुत एक्सेस कोल्ड में बाहर निकलना और फिर वॉक करना उतना अच्छा नहीं है। मॉडरेट टेम्परेचर में ऑब्वियसली गर्मी भी ज़्यादा भी ना हो और ज़्यादा हार्ड सर्दी भी ना हो। ब्रेकफास्ट से पहले, रात दिन ब्रेकफास्ट के बाद, और डिनर के बाद भी नहीं, डिनर के पहले हो तो दैट इज़ बेटर। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल गनी और हमने इनसे बात की कि सर्दियों के मौसम में हमें किस तरह से अपनी हड्डियों और अपने मसल्स का जो है वो ख्याल रखना होगा। बहुत ज़रूरी बातें जो है वो प्रोग्राम में बातचीत के दौरान उभर कर आई, और आप लोग भी कोशिश करें, ख़ासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो जिन चीज़ों के बारे में बताया गया उन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आने वाले और जो सर्दियों का मौसम है उसमें आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।